विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। हिस्ट्री बाय कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र जे मान सिंह। ऐतिहासिक अध्ययन और अनुसंधान की इस कक्षा में मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी यह कक्षा आप सभी के लिए और विशेष रूप से राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के पेपर 6 की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो विद्यार्थियों, आज मैं आपसे बात करूंगा आपके पेपर 6 छठे पेपर यानी मध्यकालीन भारत और उसकी संस्थाएं, हिस्ट्री ऑफ द मिडेवल इंडिया एंड इट्स इंस्टीट्यूशन और अध्ययन की श्रृंखला के अंतर्गत मैं आज बात करूंगा मेरी उस कक्षा के भाग 2 के बारे में जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बात की थी, और वो कक्षा थी हिस्ट्री ऑफ द रियल फाउंडर ऑफ ममलुक डायनेस्टी, द इल्बारी टर्क शमसुद्दीन इल्तुतमिश। विद्यार्थियों, इससे पहले की कक्षा में मैंने आपको बताया कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बाद तीसरा ममलुक सुल्तान था। वह ऐसा सुल्तान था जिसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। लेकिन विद्यार्थियों, अपनी योग्यता के बूते पर उन्नति करते हुए वह अपने मालिक कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले आज़ाद हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। लेकिन इल्तुतमिश की योग्यताओं को देखते हुए गोरी ने उसे गुलामी से पहले ही मुक्त कर दिया। तो इस प्रकार के काबिल व्यक्तित्व के धनी सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के जीवन की कुछ उपलब्धियों के बारे में मैंने आपसे इससे की कक्षा के पार्ट फर्स्ट में बात की। आज पार्ट 2 के अंतर्गत मैं आपसे बात करूंगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश के जीवन के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि किस प्रकार से इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके द्वारा स्थापित तुर्कान चहलगानी किस प्रकार से शमसी वंश के पतन के कारण बना। इन सभी तथ्यों के बारे में एक कक्षा में विस्तार से चर्चा की जाएगी। विद्यार्थियों, मैंने आपको ये बताया कल कि शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से 40 महत्वपूर्ण तुर्की सरदारों के दल का गठन किया था। विद्यार्थियों, यह दल जिसे चालीसा मंडल या तुर्कान चालीसा के नाम से भी जाना जाता है, यह पवित्र नस्ल के 40 तुर्की सरदारों का दल था। एक ऐसा दल था जो साम्राज्य की ताकत का आधार था। एक ऐसा दल था जो सुल्तान के इशारे पर जान लेने को और जान देने को दोनों ही प्रकार से तैयार रहते थे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत बात यह थी कि इन पर नियंत्रण रखने के लिए सुल्तान का शक्तिशाली होना जरूरी था, और यही कारण है कि सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके कमजोर उत्तराधिकारियों की कमजोरी का फायदा उठाकर इन लोगों ने सत्ता के ऊपर हावी होने की कोशिश की। इन्हीं तमाम बातों के बारे में मैं आपसे इस कक्षा में जिक्र करूंगा। विद्यार्थियों, शमसुद्दीन इल्तुतमिश को इस बात का श्रेय जाता है कि उसने जहां एक तरफ साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया, साम्राज्य का बेहतरीन प्रबंध किया, वही दूसरी तरफ उसने एक महत्वपूर्ण काम किया था, कुतुब मीनार। वह कुतुब मीनार जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु और निसापुर के काजी शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनकी स्मृति में इस मीनार का निर्माण चालू करवाया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसे पूरा नहीं कर पाया और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके इस काम को उसके दामाद और सल्तनत के वास्तविक संस्थापक शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। विद्यार्थियों, इल्तुतमिश की यह इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के बाद
उसकी पुत्री रजिया अगली सुल्ताना बनी। उसने अपने सरदारों को, तुर्कान चहलगानी के सदस्यों को बुलाकर अपनी इच्छा जाहिर की और ये कहा कि मेरे उत्तराधिकारियों में कोई भी इतना योग्य नहीं है जितनी कि रजिया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद सल्तनत की बागडोर, सल्तनत का जिम्मा रजिया को दिया जाए। उस वक्त तो तुर्कान चहलगानी के सदस्यों ने सुल्तान की इच्छा का सम्मान करते हुए इस बात के लिए हामी भरी, लेकिन विद्यार्थियों, इतिहास गवाह है इस बात का कि सुल्तान इल्तुतमिश की जब 1236 में मृत्यु हुई तो उसके बाद की स्थितियां बदल गई। 1236 में सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद तुर्कान चहलगानी के सदस्यों ने रजिया को सुल्ताना नहीं माना और रजिया के अधिकार की अवहेलना करते हुए सल्तनत की बागडोर दिल्ली के अमीरों ने यह बागडोर सौंपी रजिया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को। विद्यार्थियों, जब भी इल्तुतमिश का मूल्यांकन किया जाता है तो यह कहा जाता है कि यह इल्तुतमिश ही था जिसे कि सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाए। यह इल्तुतमिश ही था जिसने सल्तनत को, दिल्ली को मध्य एशिया की राजनीति से मुक्त कराया। यह इल्तुतमिश ही था जिसने कि गजनी और गौर के आभामंडल से दिल्ली को मुक्त कराया। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक वैधानिक सत्ता का दर्जा प्रदान करने के लिए खलीफा से मान्यता प्राप्त की और उसने बंगाल के सूबे को भी बेहतरीन तरीके से अपने नियंत्रण में कायम किया। सल्तनत के वो हिस्से जो कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में सल्तनत के नियंत्रण में नहीं आ पाए, उन पर भी नियंत्रण प्राप्त किया गया। रणथंभौर, ग्वालियर और नागौर तक सल्तनत की सत्ताओं को फैलाया गया। तो सुल्तान इल्तुतमिश का जब भी मूल्यांकन किया जाता है तो उसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और जब 1236 में रजिया की मृत्यु, सुल्तान इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसके बाद सत्ता का क्या समीकरण हुआ, आइए विद्यार्थियों मैं कुछ बात आपको इसके बारे में बताता हूँ और मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न करूंगा कि किस प्रकार से तुर्कान चहलगानी ने सत्ता पर हावी होने की कोशिश की। सुल्तान की मृत्यु के बाद दिल्ली में जो प्रांतीय अमीर मौजूद थे, तुर्कान चहलगानी के जो सदस्य मौजूद थे, उन्होंने इल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, जो इल्तुतमिश की पत्नी शाह तुर्कान, जो बेसिकली एक गुलाम स्त्री थी और जिसे इल्तुतमिश से विवाह किया था, तो शाह तुर्कान ने उन सरदारों के साथ मिलीभगत करके रजिया के अधिकार की अवहेलना की और रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली का सुल्तान बनाया। अगला सुल्तान कायम किया गया, दिल्ली में उसका राज्याभिषेक किया गया। लेकिन विद्यार्थियों, जल्दी ही रुकनुद्दीन फिरोज अलोकप्रिय हो गया क्योंकि वह विलासी व्यक्ति था, अयोग्य व्यक्ति था। उसने और उसकी मां शाह तुर्कान ने जनता के ऊपर काफी अत्याचार किए। इस स्थिति का, उसकी अलोकप्रियता का फायदा रजिया ने उठाया और रजिया जुम्मे के दिन लाल वस्त्र पहनकर, विद्यार्थियों लाल वस्त्र वो पहनता है जो कि न्याय का आकांक्षी होता है, तो लाल वस्त्र पहनकर रजिया दिल्ली की जनता के सामने गई और ये कहा कि आप याद कीजिए दिवंगत सुल्तान की इच्छा को। आपके दिवंगत सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश की यही इच्छा थी कि मैं सुल्ताना बनूं और दिल्ली की जनता ने उनका साथ दिया और बहुत सारे सदस्य, तुर्कान चहलगानी के जो सदस्य दिल्ली में मौजूद थे उनमें से भी काफ़ी रजिया के साथ हो गए। परिणाम ये हुआ कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सत्ता से हटा दिया गया और उसको और उसके मां शाह तुर्कान को कैद कर दिया गया और बाद में उनको अंधा करवा के उनकी हत्या करवा दी गई। तो अब देखिए विद्यार्थियों, इट वॉज ए चैलेंजिंग टाइम, एक चुनौती भरा समय था सल्तनत के लिए और विशेष रूप से रजिया के लिए। अब समीकरण क्या काम कर रहे हैं, आप उन चीजों को जानने की कोशिश कीजिए। तुर्कान चहलगानी जो सत्ता का एक मजबूत स्तंभ था, तुर्कान चहलगानी के सदस्य दिल्ली में भी थे और प्रांतीय सूबेदारों के रूप में भी काम कर रहे थे। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वे इस बात को सहन करने को कतई तैयार नहीं थे कि उनकी इच्छा के बगैर कुछ कार्य किया जाए। तो
रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया जाना ये ऐसा काम था जिसमें समस्त तुर्कान चैलरानी की सहमति नहीं थी, और बाद में रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान पद से हटाना और रजिया को बनाया जाना ये भी ऐसा कार्य था जिसमें भी उनकी सहमति नहीं थी। तो परिणाम ये हुआ कि वे सारे के सारे समूह बनाकर दिल्ली के लिए निकल पड़े। लेकिन जब वो दिल्ली के नज़दीक पहुंचे तो दिल्ली की जनता और दिल्ली के आसपास के सरदारों ने रजिया का साथ दिया और इन बागियों को कुचल दिया, और इसके बाद रजिया ने अपना शासन प्रारंभ किया। रजिया सुल्तान ने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया। रजिया काफ़ी काबिल थी, अपने समय से आगे थी, और रजिया के बारे में और भी बहुत सारी बुनियादी बातें और बेहतरीन तथ्य हैं। इन सभी तथ्यों को हम आगे की कक्षा में जानने की कोशिश करेंगे। जय भारत, जय हिंद।